Hello friends, welcome to our channel all in one hashtag subscribe to learn. I hope that you all are fine at your home, and it's my request that please don't go outside if it's not necessary, and also follow the COVID protocols. Okay, so now let's move to our topic. Today we will start the sixth chapter of class 9th, that is lines and angles. Today we will deal with the basic terms with definitions. The first is point. What is point? The point is a एग्जैक्ट लोकेशन. क्या कह रहा है कि पॉइंट एक एग्जैक्ट लोकेशन है, मतलब अगर किसी एक लोकेशन को के बारे में अगर हमें बताना हो तो वहाँ पे हम लोग पॉइंट बताते हैं कि पॉइंट ये एक एग्जैक्ट लोकेशन है जिससे वो कहीं चेंज नहीं होगा. ठीक है. अब लाइन सेगमेंट, वैसे इसमें से बहुत सारे टर्म्स ऐसे हैं जो हम लोगों ने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री में पढ़ा है और कुछ कुछ नए भी हैं. लाइन सेगमेंट, द स्ट्रेट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट. यानी दो पॉइंट के बीच का, देखिए अगर यहाँ पे एक पॉइंट ए है तो यहाँ पे एक पॉइंट बी होगा, तब इसको लाइन सेगमेंट कहेंगे. यानी लाइन सेगमेंट का जो डिस्टेंस होगा वो डिफिनिट होगा. ये सबसे बड़ी बात है कि लाइन सेगमेंट का डिस्टेंस डिफिनिट होगा. ठीक है. और यही लाइन सेगमेंट में ही, जैसे यहाँ पे हमने कहा कि एक डिफिनिट है, और अगर एक पॉइंट डिफिनिट हो और दूसरा जो है वो सीधा आगे बढ़ते जाए, यानी उधर हम लोग को नहीं मालूम वो डिफिनिट एक तरफ इंड पॉइंट हो और एक तरफ ना हो, तो उसको हम लोग रे कहते हैं. ए लाइन सेगमेंट व्हेन एक्सटेंडेड इनडिफिनिटली इन वन डायरेक्शन. देखिए एक डायरेक्शन में ये लाइन सेगमेंट ए भी था, अगर यहाँ से ये पार्ट नहीं था तो मतलब इधर की तरफ अगर वो नहीं बढ़ रहा था. अब क्या हुआ इसमें, अब ये एक लाइन सेगमेंट में क्या फ़र्क पड़ा, ये अभी एक लाइन सेगमेंट है. ठीक है फ्रेंड्स, इसमें दो इंड पॉइंट है. अब क्या हुआ, अब ये एक डायरेक्शन में इनडिफिनिटली जाने लगा, यानी हमें नहीं पता वो कितना आगे तक जाएगा, तो ये रे हो गया. ठीक. अब लाइन क्या होता है, तो जब लाइन सेगमेंट दोनों डायरेक्शन में जाने लगे, यानी इधर भी और इधर भी, अब ये लाइन बन गया. यानी लाइन का डिफिनिट लेंथ नहीं होगा, रे का भी डिफिनिट लेंथ नहीं होगा, बट लाइन सेगमेंट का डिफिनिट लेंथ होगा. लाइन सेगमेंट में दो इंड पॉइंट होंगे, रे में वन इंड पॉइंट होंगे और लाइन में जीरो इंड पॉइंट होंगे, यानी लाइन में एक भी इंड पॉइंट नहीं होगा. ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं. देखिए अब है इंसिडेंस एग्जाम्स ऑन लाइन्स. अब लाइन्स पे कुछ जो कहे हुए ऐसे बात से एग्जाम्स मैंने पहले भी कहा है. सेल्फ एविडेंट टर्म्स क्या है लाइन्स के बारे में. पहला है लाइन्स कॉन्टेंस इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स. यानी एक लाइन में बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स. ठीक है. उसके बाद दूसरा पॉइंट कहता है थ्रू अ गिवन पॉइंट इनफाइनाइटली मैनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन. अब सपोज कीजिए एक यहाँ पे पॉइंट है, तो इस पॉइंट से कितना सारा लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत सारा लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इसीलिए वहाँ पे इनफाइनाइटली है. ठीक. ये हो गया सेकेंड बात. अब थर्ड बात क्या कह रहा है वो देखिए. थर्ड कह रहा है वन एंड ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन टू पास थ्रू टू गिवन पॉइंट्स. यानी अगर दो गिवन पॉइंट्स है, सपोज कीजिए एक पॉइंट यहाँ है और दूसरा पॉइंट यहाँ है, तो इस दोनों से पास होकर के कोई एक ही लाइन गुजर सकता है. दो लाइन ऐसे नहीं होंगे जो दोनों से पास होके गुजरेंगे. अब सपोज कीजिए अब यहाँ से कोई एक लाइन जा रहा है तो इससे होके गुजरेगा तो इससे नहीं आएगा, इससे जाएगा तो इससे नहीं जाएगा. अब कितना भी कोशिश करेंगे वो इससे होके नहीं गुजरेगा अगर इससे होके गुजरेगा तो. यानी कोई भी दो पॉइंट में से कोई भी एक ही लाइन ड्रॉ किए जा सकते हैं, दो लाइन ड्रॉ नहीं किया जा सकता. तो ये तीन ऐसे एग्जाम्स हो गए जो कि लाइन्स के ऊपर है. अब आते हैं आगे कॉलिनियर पॉइंट्स. ये सब बहुत सारे हम लोगों ने यूक्लिड ज्योमेट्री में भी पढ़ा था. अब कॉलिनियर पॉइंट्स, थ्री और मोर देन थ्री पॉइंट्स आर सेड टू बी कॉलिनियर इफ देयर इज अ लाइन विच कॉन्टेन्स देम ऑल. यानी तीन या तीन से ज़्यादा पॉइंट्स, अगर तीन से ज़्यादा पॉइंट को हम लोग कॉलिनियर कह सकते हैं अगर एक ही लाइन में सारे पॉइंट्स हो. सपोज कीजिए ये एक लाइन है और इसमें एक पॉइंट ए हो गया, यहाँ एक पॉइंट बी हो गया, यहाँ एक पॉइंट सी हो गया, डी हो गया. तो यहाँ पे हम लोग ए बी सी डी चारों पॉइंट्स को क्या कहेंगे कि ये आपस में कॉलिनियर हैं क्योंकि ये एक ही लाइन पे है. अब सपोज कीजिए ए यहाँ होता, बी यहाँ होता, सी यहाँ होता, फिर डी यहाँ होता, तो इसको हम लोग कॉलिनियर नहीं कहते. ठीक है फ्रेंड्स, आप समझ रहे होंगे कि अगर एक ही लाइन के ऊपर यदि तीन या तीन से ज़्यादा पॉइंट्स हो तब हम लोग उसको कॉलिनियर कह सकते हैं. अब इंटरसेक्टिंग लाइन, तो टू लाइन्स हैविंग अ कॉमन पॉइंट आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन. दो ऐसे लाइन जिस दोनों के बीच में कोई एक कॉमन पॉइंट हो, जैसे आप यहाँ देखिए ये कॉमन पॉइंट है, तो इसको हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं. ठीक है फ्रेंड्स. अब देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो द कॉमन पॉइंट ऑफ टू लाइन इज कॉल्ड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. अब देखिए ये दोनों लाइन है और कॉमन पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट. सपोज कीजिए ये पी पॉइंट से इसको डिनोट करते हैं, तो ये क्या हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. और जहाँ तक बात रहा दो लाइन का, तो मान लीजिए ये एल है और ये एम है, इसी दोनों को इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे और ये इस पी पॉइंट को हम लोग
क्या कहेंगे, तो कॉमन पॉइंट। अब उसके बाद देखिए कि कंकरेंट लाइंस कौन से होते हैं, तो कंकरेंट लाइंस कौन से होते हैं, तो 3 और मोर लाइंस इंटरसेक्टिंग एट अ सेम पॉइंट आर सेड टू बी कंकरेंट लाइंस। तो समझिए ये एक पॉइंट है यहाँ पे और उसी पॉइंट से होकर के यहाँ पे 3 लाइन गुजर रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कंकरेंट लाइंस। समझ में आया, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। तो इस पॉइंट से होके गुजर रहे हैं क्योंकि एक ही पॉइंट से, इसीलिए हम लोग यहाँ पे जितने भी लाइन्स हैं, अब सपोज कीजिए यहाँ पे 4 लाइन मैंने ड्रॉ किया है, LMNO, ठीक है, P भी है, टोटल 5 लाइन्स है, तो ये पांचों लाइन्स को हम लोग क्या कह सकते हैं, कंकरेंट लाइन्स कह सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग समझे हो इस बात को। चलिए अब समझते हैं प्लेन क्या होता है। ए प्लेन सरफेस इज सच दैट एवरी पॉइंट ऑन द लाइंस ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन इट लाइज ऑन इट। यानी प्लेन्स किसको कहते हैं, तो ऐसे सारे पॉइंट जो किसी एक सरफेस पे और उसी के ऊपर लाइज कर रहे हो उसको कहते हैं। इस एग्जाम्पल से क्लियर समझिए, देखिए सरफेस ऑफ अ स्मूथ वॉल, कोई भी स्मूथ वॉल का सरफेस, सरफेस ऑफ अ टेबल, किसी भी टेबल का सरफेस, सरफेस ऑफ अ शीट ऑफ पेपर, किसी भी पेपर के शीट का, ठीक है, तो उसको हम लोग प्लेन कहेंगे। ठीक, सिंपल है। अब उसके बाद पैरेलल लाइंस, तो 2 लाइंस इन अ प्लेन आर सेड टू बी पैरेलल इफ दे हैव नो कॉमन पॉइंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज ऑलवेज इक्वल। यानी 2 लाइंस एक प्लेन में अगर हो तो उसको हम लोग पैरेलल कह सकते हैं अगर उसमें कोई भी कॉमन पॉइंट ना हो, यानी कहीं भी इंटरसेक्ट ना करे, और दूसरा कि डिस्टेंस बिटवीन देम इज ऑलवेज इक्वल, यानी दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हो वो हमेशा इक्वल हो। तो ऐसे 2 लाइंस को हम लोग क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक कुछ ऐसे टर्म्स के थे जिन्हें हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है। आज हम लोग का वो रिवीजन हो गया ताकि आप लोग के दिमाग में वो इतनी अच्छी तरीके से बैठ जाए कि आप लोग उसको कभी ना भूलें। अब कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, एंगल्स और उसके प्रॉपर्टी, जो हम लोग आज इसी वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं। इसको भी आप लोग काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। चलिए एंगल्स को स्टार्ट करते हैं। एंगल क्या होता है, व्हेन 2 रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट देन एन एंगल इज फॉर्म। अब देखिए सेम एंड पॉइंट, इसका मैं फिगर बनाता हूँ तो काफ़ी इजी होगा। देखिए 2 रेज है और फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट, दोनों कहाँ से ओरिजिनेट होता है, सेम एंड पॉइंट से। देखिए ये एक एंड पॉइंट है क्योंकि ये इधर भी एक्सटेंड हो सकता है, इधर भी एक्सटेंड हो सकता है, और यहाँ जो पॉइंट है ये मेन पॉइंट है। सपोज कीजिए ये P है और ये A है और ये B है, ठीक है। तो यहाँ जो इस दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है यही एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। इस एंगल को आप थीटा से भी अभी डिनोट कर सकते हैं कि थीटा एंगल बन रहा है, ठीक है। तो इससे आपको ये पता लगता है कि एक एंड पॉइंट है जिससे दोनों लाइन ड्रॉ हो रहा है, एक इधर और एक इधर, तो इसको हम लोग एंगल कहते हैं। अब आर्म्स ऑफ द एंगल क्या होता है, तो 2 जो भी यहाँ पे रेज मिल करके एंगल को बनाते हैं उसी को हम लोग आर्म्स ऑफ द एंगल कहते हैं। अब इस एंगल को कौन कौन बना रहा है, PA बना रहा है और PB बना रहा है। तो PA मतलब यहाँ पे पर्सनल असिस्टेंट नहीं है। बहुत सारे बच्चे सोचे होंगे पर्सनल असिस्टेंट नहीं है, पर्सनल असिस्टेंट नहीं है। PA और PB यहाँ पे 2 कॉमन लाइन्स हैं, उसके नाम हम लोग कह रहे हैं। तो ये जो 2 लाइन नहीं, जनरली तो ये रे है क्योंकि इनके एक एंड पॉइंट है और एक तरफ वो इंडिफिनिटली जा सकता है। तो ये PA और PB दोनों रे हैं। तो ये जो 2 रे हैं ये दोनों मिल करके इस एंगल को बना रहे हैं, इसीलिए इसको हम लोग इसका आर्म्स कहेंगे। क्या कहेंगे, आर्म्स कहेंगे। यहाँ ये एग्जाम्पल हो गया। और वर्टेक्स कौन सा हुआ, तो देखिए कौन सा वर्टेक्स है, एंड पॉइंट कौन सा था, P। तो वर्टेक्स का एग्जाम्पल क्या हो गया, P, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटीरियर ऑफ एन एंगल, अब इंटीरियर ऑफ एन एंगल किसको कहेंगे, द सेट्स ऑफ ऑल पॉइंट्स विच लाइज ऑन द एंगल और इन इट्स इंटीरियर इज कॉल्ड इंटीरियर ऑफ एन एंगल। अब सपोज कीजिए, देखिए ये एक है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए ये एक इसको वही नोटेशन ले लेते हैं जो यहाँ है, ठीक, ABP, ठीक। अब देखिए ये एंगल के अंदर में जो पॉइंट्स लाइज करेंगे उसको हम लोग इंटीरियर ऑफ एन एंगल कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। जो इसके आप सोचेंगे कि आपकी यहाँ रहेगा तो हम कैसे पता करेंगे, तो इसी लाइन को एक्सटेंड करके हम लोग देखेंगे कि उसके अंदर आ रहा है या उसके बाहर आ रहा है। जो उसके बाहर आएंगे उसको एक्सटीरियर कहेंगे, जो इसके अंदर आएंगे उसे हम लोग इंटीरियर कहेंगे, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, इसलिए एक ही फिगर से हम लोगों ने समझ लिया। यहाँ पे जो भी पॉइंट, सपोज कीजिए इसको अगर हम लोग Q मानते हैं तो यहाँ बोलेंगे Q इंटीरियर में है, और अगर यहाँ पे मान के चलिए इसको S कहते हैं तो बोलेंगे S एक्सटीरियर में है, ठीक है। तो इस तरीके से कोई क्वेश्चन आते हैं कभी कभार, समझिए। अगर इस तरीके के क्वेश्चन आए तो काफ़ी इजी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। वैसे एग्जाम में जनरली नहीं पूछे जाएंगे, बस जब आप स्कूल में पढ़ रहे होंगे तो आपके टीचर्स आपसे इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं। अब हम लोग काइंड्स ऑफ एन एंगल पढ़ते हैं। काइंड्स ऑफ एंगल यानी एंगल के कितने काइंड्स होते हैं। सबसे पहले राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है, तो एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। यानी ऐसे एंगल जिसका मेजर 90 डिग्री हो उसको हम लोग राइट एंगल कहते हैं। किस तरीके का फॉर्मेशन होता है, इस तरीके का फॉर्मेशन होता है,
ठीक है। उसके बाद एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल किसको कहते हैं, तो एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से ज़्यादा, उसको हम लोग एक्यूट एंगल कहेंगे। तो ये कैसा हो सकता है, मतलब देखिए 90 डिग्री से कम, यानी ये लाइन इधर आ सकता है, यानी समझिए यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, इस सब तरह के एंगल को हम लोग क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल कहेंगे। अब ऑब्ट्यूज एंगल किसको कहेंगे, तो ऑब्ट्यूज एंगल कह रहा है एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 90 बट लेस देन 180 इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज एंगल। अब देखिए 180 मतलब क्या, यहाँ अगर 90 है तो इस लाइन को अगर सीधा अगर इधर ड्रॉ कर दें तो ये 180 हो जाएगा, ठीक। अब कह रहा है मोर देन 90 यानी इसके इस तरफ, और लेस देन 180 यानी इस लाइन के इस तरफ हमको नहीं आना है, ठीक है। तो इस लाइन के भी हमको इसी तरफ रहना है, तो समझ जाइए यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, इस तरह से जो भी एंगल बनेगा। एग्जाम्पल में आप कह सकते हो ऑब्ट्यूज एंगल का 90 से ज़्यादा है तो आप कहिए 91 हो सकता है, 95 हो सकता है, 100 हो सकता है, 120 हो सकता है, 150 हो सकता है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक। तो ऑब्ट्यूज एंगल भी हम लोगों ने क्लियर कर लिया। अब आते हैं स्ट्रेट एंगल किसको कहते हैं, एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन, ओ वन थिंग इज रॉन्ग हियर, हियर नॉट शुड बी यूज मोर देन, ये यहाँ पे रॉन्ग हो गया है, इसको आप लोग करेक्ट कर लेंगे। यहाँ कहने का मतलब है एन एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री, जिसका मेजर कितना हो 180 डिग्री हो, यानी ये वाला, यानी स्ट्रेट लाइन हमेशा कितना एंगल बनाता है, 180 डिग्री बनाता है, ठीक है। और रिफ्लेक्स एंगल वो क्या होता है, एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 180 बट लेस देन 360 इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल, यानी ऐसे एंगल जिसका मेजर जो है वो 180 से ज़्यादा हो और 360 से कम हो। यानी अब ये कैसा होगा, तो वो आप देखिए ये एक लाइन है, इसमें 180 से ज़्यादा, यानी सपोज कीजिए यहाँ ऊपर में 180 बन रहा है तो नीचे में 180 से ज़्यादा यानी इधर, और उसके बाद क्या 360 से कम यानी इससे इधर, यानी इस तरह के अगर एंगल बन रहे हो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, या फिर इस तरीके के बन रहे हो यहीं से लेकर के बट यहाँ तक, तो इसको हम लोग रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आप लोग इसको नोट कर लेंगे सही से, यहाँ पे एक रॉन्ग थिंग है। वैसे मैं जो PDF भेजता हूँ टेलीग्राम चैनल पे उस पर ये करेक्टेड रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। जो टेलीग्राम चैनल पे जो मैं भेजूँगा, जो भी फाइल्स भेजता हूँ, इसलिए मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे वीडियोज़ के लिंक भी प्रोवाइड करता हूँ और साथ में वीडियो फाइल्स भी प्रोवाइड करता हूँ, ताकि आप वहाँ से नोट लिख सकें अपने कॉपी में, ठीक है। तो वहाँ पे आपको ये चीज़ करेक्टेड मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल मतलब एन एंगल हुज मेजर इज 360 डिग्री इज कॉल्ड अ कंप्लीट एंगल, यानी वैसे एंगल जिसका मेजर कितना हो 360 डिग्री हो, उसको हम लोग कंप्लीट एंगल कहते हैं। यानी सिंपल समझिए एक पॉइंट है और इस पॉइंट के चारों ओर का एंगल, इसको हम लोग 360 कहेंगे। आप पढ़े होंगे कि एक पॉइंट के चारों ओर एंगल कितना होता है, 360 डिग्री का होता है, ठीक। अब इक्वल एंगल्स, टू एंगल्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम मेजर्स। दो एंगल को हम लोग इक्वल कह सकते हैं अगर उसके मेजर सेम हो, यानी 60-60, 40-40, 50-50, 20-20, इस तरीके से। अब बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल किसको कहते हैं, द रे विच डिवाइड द एंगल इनटू टू इक्वल एंगल्स इज कॉल्ड बाइसेक्टर ऑफ द एंगल। सपोज कीजिए ये एक एंगल बना हुआ है यहाँ पे, अब इस एंगल में इस तरीके से इसको हम लोग ड्रॉ किए हैं, यहाँ पे 3 रे है जो आप इजीली देख सकते हैं। सपोज कीजिए ये A है, ये B है, ये C है और ये कॉमन पॉइंट P है। अब आप यहाँ से देखिए ये एंगल और ये एंगल अब आपस में इक्वल है, ठीक है, इस तरीके से। तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग यहाँ पे PB को एंगल बाइसेक्टर कहेंगे। PB इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल PAC, यानी PAC एंगल बन रहा है ये वाला पूरा, इस एंगल को बाइसेक्ट करके ये 2 भाग में बांट रहा है, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे PB जो है वो एंगल बाइसेक्टर है। यहाँ पे बाइसेक्टर ऑफ द एंगल का ही हम लोग को जिक्र करना था कि एंगल बाइसेक्टर क्या होता है या बाइसेक्टर ऑफ द एंगल क्या होता है, एक ही बात है दोनों का मतलब, ठीक है फ्रेंड। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किसको कहते हैं, तो टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर मेजर्स इज 90 डिग्री। अगर कोई 2 एंगल ऐसे हैं जिनके आपस का सम 90 डिग्री होता हो तो उसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, अगर 2 एंगल्स जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो, यानी ऐसे 2 एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता हो तो उसको हम लोग आपस में कहते हैं कि वो लोग कॉम्प्लीमेंट है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए 55 और 35, 40 और 50, तो ये इसमें क्या है कि 55 और 35 को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। और वो क्या बोलेंगे 35 को कि 35 जो है वो कॉम्प्लीमेंट है किसका, 55 का। 40 क्या है, कॉम्प्लीमेंट है किसका, 50 का।
तो यानी हम लोग इसमें इस तरीके से रिलेशन लेते हैं कि जिसके सम के साथ वो मिल करके 90 डिग्री पुर जाए उसको हम लोग उसका कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। वैसे ही सप्लीमेंट में भी होता है। अंतर क्या होता है, तो सप्लीमेंट्री एंगल्स में क्या होते हैं, दो एंगल्स के सम 180 होने चाहिए। ठीक है, टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर मेजर्स इज 180 डिग्री। अगर उनके सम का उनके मेजर्स का सम 180 डिग्री हो तो हम लोग उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। और क्या, सप्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर कॉल्ड द सप्लीमेंट ऑफ ईच अदर। यानी दो ऐसे एंगल्स जिनका सम 180 होता हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सप्लीमेंट ऑफ ईच अदर। जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स में अगर आप लोग देखें तो यहाँ जैसे एक एग्जांपल है 100 और 80 का, और दूसरा एग्जांपल है 105 और 75 का। तो आप देखिए इसमें लोग क्या कहेंगे, 100 को हम लोग ये कह सकते हैं कि 100 इज द सप्लीमेंट ऑफ 80, वैसे ही 75 इज द सप्लीमेंट ऑफ 105। इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं। बाकी आप लोग देख लीजिए कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। तो ऐसे दो एंगल्स जिसका सम कितना होता हो, 180 डिग्री होता हो, उसको हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों हम लोग को जितना भी पढ़ना था यहाँ पे जो बेसिक टर्म्स थे डिफिनेशंस वाले वो सारे हम लोगों ने पढ़ लिए। अब नेक्स्ट में हम लोग एंगल से डील करेंगे, बहुत सारे पैरेलल लाइंस के क्राइटेरिया को पढ़ेंगे, तो आप समझेंगे कि किस तरीके से एंगल्स होते हैं वो चीज़। देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो बेसिक टर्म्स जो हम लोगों को डिफिनेशंस वाला पढ़ना था, पॉइंट आप लोग पहले से ही जानते थे, लाइन, सेगमेंट, रे, लाइन, बट मैंने इसको सिर्फ आपका रिवीजन हो जाए इसके लिए मैंने इसको फिर से लिया। उसी तरीके से इंसिडेंस एग्जाम्स भी हम लोग पहले से जानते थे, कॉलिनियर पॉइंट्स भी जानते थे, इंटरसेक्टिंग लाइंस भी जानते थे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कंकरेंट लाइंस, ये सब। वैसे इधर प्लेन और पैरेलल लाइंस यहाँ तक हम लोगों ने पहले ही पढ़ चुका था। अब हम लोगों ने आगे क्या पढ़ा, एंगल्स और उनके प्रॉपर्टी। तो एंगल्स में हम लोगों ने पढ़ लिया कि एंगल्स क्या होते हैं, आर्म्स ऑफ द एंगल्स क्या होते हैं, वर्टेक्स ऑफ द एंगल क्या होते हैं, फिर इंटीरियर ऑफ एन एंगल क्या होते हैं, एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल क्या होते हैं। उसके बाद काइंड्स ऑफ एंगल पढ़े, जिसमें राइट एंगल पढ़े, एक्यूट एंगल पढ़े, ऑब्ट्यूज पढ़े, स्ट्रेट पढ़े, रिफ्लेक्स पढ़े, और फिर लास्टली कंप्लीट एंगल पढ़े। और उसके बाद क्या, और भी कुछ एंगल्स के बारे में पढ़े, जैसे इक्वल एंगल कब होते हैं, बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल किसको कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किसको कहते हैं, सप्लीमेंट्री किसको कहते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने सभी तरह के बेसिक टर्म्स से डील कर लिया है, उनके डिफिनेशंस और एग्जाम्पल से उनको समझ लिया है। तो आई होप कि अब आप लोग को लाइन्स और एंगल्स में कोई प्रॉब्लम ना हो। और क्योंकि आपको पता है कि आज से हम लोगों ने ज्योमेट्री सेक्शन स्टार्ट किया है, अभी तक हम लोगों ने ज्योमेट्री सेक्शन नहीं स्टार्ट किया था, आज से हम लोगों ने ज्योमेट्रिक सेक्शन स्टार्ट किया है। तो मैं एक और बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो भी ऐसे बच्चे हैं जो ज्योमेट्री सेक्शन से डरते हैं, तो उन्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, जिस तरीके से मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, आप सिर्फ मेरे साथ कदम से कदम मिला के चलते रहिए, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी ज्योमेट्री में। मैं इतना गारंटी दे सकता हूँ कि आप फिर जितना अच्छे से ज्योमेट्री आपके फ्रेंड सॉल्व कर पाते हैं, आप भी उतने ही अच्छे से ज्योमेट्री सॉल्व कर पाएंगे, और आप भी दूसरे को कहेंगे कि मैं काफ़ी अच्छा हो गया हूँ अब ज्योमेट्री में। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन इसके लिए आपको एक ही काम करना होगा, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना होगा, हमारे साथ ज्योमेट्री को पढ़ना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि वहां से आपको सारे फाइल्स और सारे वीडियोस के लिंक समय समय पे मिलते रहें। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग जो है वो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब हम लोग क्या पढ़ेंगे, ज्योमेट्री के आगे पार्ट को डील करेंगे, मतलब लाइन्स एंड एंगल्स को ही। लाइन्स एंड एंगल्स में लाइन्स के प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे कुछ कुछ। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको कहा है कि आप लोगों को ज्योमेट्री से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग सिर्फ मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, और आप लोग जो भी इसमें ज्योमेट्री सेक्शन के सारे वीडियोस अपलोड होंगे उसको डेली पढ़ते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो बेझिझक तरीके से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसमें जो भी आपके प्रॉब्लम होंगे उसको मैं सुनूंगा, और फिर मैं उसको फिर चेंज करके अगले वीडियो में मैं उसको और अच्छे से समझा दूंगा, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब में ये भी प्रॉब्लम है कि बहुत सारे जगह हम लोग पढ़ तो लेते हैं, बट एक्चुअल क्या होता है कि हम लोग अपने डाउट्स को नहीं पूछ पाते हैं। तो इसलिए मैं आपके से बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि आपके अंदर जो भी डाउट्स हो, आपको जो भी प्रॉब्लम लगे, वो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि मेरे तक वो डाउट पहुंच सके और मैं आपके डाउट को दूर कर सकूं। ठीक है फ्रेंड्स, तो तब तक के लिए आप लोग से एक ही गुजारिश है कि आप लोग सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए, अपने बड़ों का भी ख्याल रखिए, खुद का भी ख्याल रखिए। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक, और तब तक आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, और बेसिक टर्म्स को अभी आप रिवाइज कर लीजिए अच्छे से, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के टर्म्स को पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू सो मच, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड देन वी विल डील विद द अनदर प्रॉब्लम्स। ओके, सो थैंक यू सो मच।